हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इग्नो क्लासेस बाय निशा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं BHIC 101 हिस्ट्री ऑफ इंडिया के यूनिट 3 के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि किससे रिलेटेड है, हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी। तो आज के इस टॉपिक में हम क्या क्या देखने वाले हैं। फर्स्ट जो क्या है, पैथोलॉजिकल लाइफ और इनकी सेटलमेंट पैटर्न क्या क्या हुआ करती थी। इसमें कुछ पॉइंट्स है जैसे कि हंटिंग और फॉर्जिंग क्या है, फिर इसके बाद में नॉन यूटेरियन बिहेवियर क्या है, फिर पैथोलॉजिकल आर्क और क्लट्स क्या होता है। तो फर्स्ट वाले में हम ये 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। उसके बाद में आता है सेकंड टॉपिक कौन सा है, मेसोलिथिक, कि मेसोलिथिक क्या है, कौन कौन सी मेसोलिथिक की साइड से, फिर केस स्टडी भीमकट्टा में क्या क्या फाइंड किया गया था जब भी मेसोलिथिक पीरियड के टाइम पे जो एक्सकवेशन हुई थी, खुदाई के समय कौन कौन सी चीज़ें फाइंड की गई थी उसके बारे में। उसके बाद में कि पेंटिंग्स क्यों वहाँ पर बनाई जाती है और कौन कौन सी ऐसी रॉक पेंटिंग्स फाइंड की गई थी कहाँ पर, मेसोलिथिक पीरियड के टाइम पे। तो इस वीडियो में हम ये सभी चीज़ों को, जितने भी टॉपिक है यूनिट 3 के, तो इन सभी चीज़ों को क्या है हम डिटेल में देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आपको इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देखना है। और जिन लोगों ने यूनिट 2 या यूनिट 1 नहीं देखा है, तो आप लोग यूनिट 3 से पहला एक बार यूनिट 1 और यूनिट 2 वीडियो देख लेना, ताकि आप यूनिट 3 को अच्छे से समझ सको। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, जिससे आप देख सकते हो। फिर इसके अभी हम देखते हैं टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक, पैथोलॉजिकल लाइफ एंड सेटलमेंट पैटर्न। कौन क्या क्या पैथोलॉजिकल की लाइफ हुआ करती थी उस टाइम पे, और क्या क्या सेटलमेंट पैटर्न थे किसके, मेसोलिथिक पीरियड के टाइम पे जो ह्यूमन्स उस टाइम पे हुआ करते थे, उनके कौन कौन सी लाइफ थी, कौन कौन से उसके सेटलमेंट पैटर्न्स थे, सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो पैथोलॉजिकल लाइफ क्या थी, उसको हम कैसे बता सकते, ये क्या थी, और नॉमेडिक हंटर गैदर लाइफस्टाइल थी। नॉमेडिक हंटर मतलब ये एक जगह पे टिकती नहीं थी, मतलब अपने खाने के शिकार थी, मतलब ये एक प्रकार के शिकार के लिए, मतलब ये एक प्लेस जगह पर घूमते रहते थे, इसलिए इसको क्या कहा गया, नॉमेडिक हंटर गैदर कहा गया है। अपने शिकार के लिए वो एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर क्या है वो घुमा करते थे। जहाँ की पीपल हो क्या, जहाँ के लोग क्या होते हैं, एक प्लेस पे दूसरी जगह पे क्या है मूव करते जाते हैं। और ये सब चीज़ें मतलब एक जगह पे दूसरी प्लेस पे जाते हैं, पर क्यों जाते हैं डिपेंड करता है कि वहाँ पर कौन से फूड्स अवेलेबल है, क्या वहाँ पर आसपास क्या है, कोई वाटर बॉडीज है, क्या कोई कैब्स है, कि उन सभी चीज़ों को देखकर वो क्या है एक जगह पर दूसरी जगह वो मूव किया करते थे। इनका कोई टेम्परेरी सेटलमेंट नहीं होता था, मतलब सॉरी परमानेंट सेटलमेंट नहीं हुआ करता था। ये क्या था, टेम्परेरी सेटलमेंट हुआ करता था। लोग कुछ समय के लिए वहाँ रहा करते थे, और ये रहते भी कहाँ थे, जहाँ की पानी की सुविधा हो, क्या कोई गुफा वगैरह हो, उस जगह पे क्या है वो रहा करते थे। और जहाँ पूरी तरीके से क्या है कल्चर्स, मतलब जैसे कि फूड वगैरह सभी की सुविधा हो, शिकारी वगैरह सब कुछ वो कर सके, वो ऐसी जगह पे ही रहा करते थे। इस टाइम पे ये पूरी तरीके से क्या है किसके ऊपर बेस्ड रहते थे, ये स्टोन टूल्स पे बेस्ड रहते थे। स्टोन टूल्स के मीन्स पत्थरों से जो बनाते थे हथियार्स, वो पूरी तरीके से क्या है उनके ऊपर डिपेंड होते थे। और यहाँ पर कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं था किसका, एग्रीकल्चर का, कोई मतलब एग्रीकल्चर के रिलेटेड कुछ इसमें फाइंड नहीं किया गया था। ये पूरी तरीके से क्या स्टोन टूल्स पे बेस्ड हुआ करते थे। तो सेटलमेंट पैटर्न की बात करें तो ये क्या थे, ये मतलब एक ऐसा ये पूरी तरीके से क्या तय करता है, मूवमेंट क्यों, किस एनिमल्स का क्या मूवमेंट है, मतलब कौन सा एनिमल्स, और सीजनल चेंजेस जो हुआ करते थे समय के अनुसार या इन्वायरमेंट के अनुसार, इनका सेटलमेंट मीन्स ऐसे हुआ करता था। मतलब ये पूरी तरीके से किसके ऊपर डिपेंड होते थे, मतलब ये नॉमेडिक हंटर गैदर लाइफस्टाइल की हुआ करती थी। मतलब अपनी खाना पीना ये सब क्या है वो नॉमेडिक लाइफ थी उनकी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे मूव ऑन करना, मीन्स एक जगह से दूसरी प्लेस पे जाना, जहाँ की फूड की सुविधा हो, साथ साथ के हंटिंग वगैरह शिकारी कर सके, फिर इसके साथ साथ जहाँ की पानी की सुविधा हो, और या कोई गुफा वगैरह हो, तो ऐसी जगह पे वो रहना पसंद करते थे। और इनकी कोई मतलब परमानेंट मतलब लाइफ नहीं, मतलब परमानेंट सेटल नहीं होता था, ये टेम्पररी हुआ करते थे। वहाँ पर कोई एग्रीकल्चर का भी यहाँ पर स्ट्रक्चर नहीं फाइंड किया गया है। ये पूरी तरीके से किसके ऊपर बेस्ड हुआ करते हैं, स्टोन टूल्स पे पूरी तरीके से ये बेस्ड होते हैं। अब हम जानते हैं कि हंटिंग एंड फोर्जिंग क्या होता है। तो हंटिंग एंड फोर्जिंग ऐसी एक्टिविटीज़ है
जो इन्वॉल्व करती है ऑब्टेनिंग, मतलब ऐसे ये जो हंटिंग और फोर्जिंग मीन्स ये दोनों ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जो उस टाइम पे, जो मेसोलिथिक पीरियड के टाइम पे जो वुमेन्स हुआ करते थे, ये दोनों एक्टिविटीज़ फॉलो करते थे। कौन सा? हंटिंग एंड फोर्जिंग भी। तो ये ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जहाँ की जो उनका फूड होता था, जो खाने का पदार्थ होता था, वो कहाँ से लेते थे? वो नेचुरल इन्वायरमेंट से लेते थे। तो हंटर गेदर पीपल क्या वो तरीके से किसके ऊपर बेस्ड हुआ करते थे? इस एक्टिविटीज़ पे पूरी तरीके से क्या है वो बेस्ड होते थे। क्या करने के लिए? अपने फूड्स को ऑब्टेन करने के लिए, मिलने के लिए, मतलब उनको पूरा प्राप्त हो जाए। वो हंटिंग और फोर्जिंग पे क्या है पूरी तरीके से वो डिपेंड होते थे। अब हम जानते हैं कि हंटिंग और फोर्जिंग क्या होता है। हंटिंग में क्या क्या होता है? इसमें क्या होता है? एनिमल्स को मारा जाता है, किसके लिए? फूड के लिए, और मटेरियल जैसे कि फर्स और बोन्स के लिए। समटाइम इसको क्या है कल्चर्स के लिए भी यूज़ करते हैं, और रिकल्चरल्स के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। रिकल्चरल पर्पज़ के लिए मीन्स क्या होता है? अपनी मतलब खुद के मनोरंजन के लिए, इंजॉयमेंट के लिए भी क्या है यूज़ किया जाता है, खुद को एंटरटेनमेंट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद में फोर्जिंग क्या होता है? ये इन्वॉल्व करता है, ये मतलब हंटिंग तो हमने देखा कि इसमें एनिमल्स को किल किया जाता है, मारा जाता है अपने फूड के लिए। पर फोर्जिंग में क्या होता है? ये गैदरिंग करते हैं वाइल्ड एनिमल्स, फंगी हो गया, इंसेक्ट्स, ये सब, हनी, ये सब क्या है? एडिबल आइटम है। ये सब क्या है फोर्जिंग में? ये सब क्या है? इनके खाने के पदार्थ है। अगर हम सिंपली अगर बात करें फोर्जिंग के एग्जाम्पल, जैसे कि हम देखते हैं बेरीज हो गया, ब्लूबेरीज हो गया, नट्स में क्या क्या हो गया? वेलनट्स हो गया, फिर मशरूम वगैरह, ये सब क्या है? फोर्जिंग आइटम्स हैं। फिर से इसके बाद में किसका? पैथोलॉजिकल लाइफ का ही सेकेंड टॉपिक, जो कि क्या है? नॉन यूटिलिटेरियन बिहेवियर। नॉन यूटिलिटेरियन बिहेवियर मीन्स क्या होता है? मतलब कोई ऐसे उपयोग ना कर सके ऐसी चीज़ें कौन कौन सी हुआ करती थी। जो नॉन यूटिलिटेरियन बिहेवियर क्या है? एक ऐसा एक्शन है जो कि पूरी तरीके से क्या है किसको मतलब मोटिवेट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि प्रैक्टिकल बेनिफिट्स हो गया, या इफ़िशियंसी, मतलब चीज़ों को यूज़ करने की क्या क्या क्षमता थी, ये पूरी तरीके से क्या है कैसे मतलब मैक्सिमाइज करता है, कैसे पूरी तरीके से मतलब ज़्यादा बढ़ावा देता है यूजेस को। मतलब ये कोई ऐसी मतलब एक्टिविटीज़ नहीं हुआ करती थी। ये इसमें से इसके अलावा सच बिहेवियर कौन कौन से किसको हम चला सकते, किसके थ्रू? इमोशंस के थ्रू, पर्सनल वैल्यूज़ के थ्रू, साथ साथ एस्थेटिक मीन्स सौंदर्य संबंधित, मतलब कोई आकर्षक चीज़ों से, ट्रेडिशंस हो गया, इंटरस्टेटिंग सर्टिफिकेशन का मीन्स क्या होता है? अपनी संभाविक से रिलेटेड, मतलब जो रियलिटी लाइफ होती है, मतलब उसको सर्टिफिकेशंस के लिए। अगर हम एग्जांपल से समझे किसको? नॉन यूटिलिटेरियन बिहेवियर को, जैसे कि आपको एग्जांपल्स यहाँ पर लिखा है नीचे, क्या है एग्जांपल? अल्ट्रुसिज्म क्या होता है? ये एक ऐसा मतलब ये हेल्प करता है लोगों को बिना एक्सेप्ट, मतलब जैसे कि किसी की मदद करना बिना अपने कोई भी मतलब बिना अपने स्वार्थ के लोगों की मदद करना। तो मतलब क्या हो गया? नॉन यूटिलिटेरियन बिहेवियर हो गया। मतलब इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हो कि समझ के ना कि नॉन यूटिलिटेरियन बिहेवियर क्या होता है? मतलब कोई बिना स्वार्थ के लोगों की मदद करना, ये तो क्या है? अल्ट्रुसिज्म से। फिर इसके बाद आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन में क्या होता है? क्रिएट करता है आर्ट पर्सनल फुलफिलमेंट करने के लिए बिना कोई फाइनेंशियल रिवॉर्ड। खुद के मतलब इच्छा के लिए वो क्या है? चित्र वगैरह बनाता है बिना कोई मतलब उसको चित्र को बेचकर कोई उसको पैसा वैसे के लिए नहीं बनाता, वो खुद की मतलब खुद की इच्छा के लिए बनाता है, खुद को मतलब एकदम इंजॉयमेंट के लिए बनाता है। फिर उसके बाद में थर्ड आता है ट्रेडिशनल्स एंड रिचुअल। रिचुअल में क्या आता है? ये क्या है? कल्चर्स और रिलीजन में इंगेज होते हैं, प्रैक्टिस वगैरह करते हैं बिना कोई मतलब उनको बेनिफिट, बिना कोई ऐसे मतलब वो पूजा पाठ या ऐसे कोई कल्चर्स उनकी रीति रिवाज होती है उन सब चीज़ों में क्या है वो शामिल होते हैं, लेकिन बिना कोई प्रैक्टिकल बिना कोई फ़ायदे के शामिल होते हैं। मीन्स इनका पूरी तरीके से कोई स्वार्थ नहीं होता है इन सब चीज़ों को मतलब रिचुअल्स को परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद में है फोर्थ, क्या है? लग्जरी कंज्यूशन। ये क्या है? खरीदते हैं एकदम अच्छी एकदम ब्रांडेड चीज़ें खरीदते हैं अपने स्टेटस के लिए बिना कोई फंक्शन के लिए। उसके बाद में फिफ्थ आता है रिकर्सनल एक्टिविटी, जैसे कि गेम वगैरह प्ले करते हैं, साथ साथ इंगेजिंग होते हैं हॉबीज में बिना कोई टेंजिबल बेनिफिट, बिना कोई
फ़ायदे के वो सभी चीज़ों को क्या है वो प्ले करते हैं, हॉबीज़ वगैरह सब कुछ इनकी होती है बिना कोई फ़ायदे की। तो ये क्या हो गया, नॉन यूटिलिटियन बिहेवियर हो गया। मीन्स अगर हम एग्जांपल्स के थ्रू हम समझ गए होगी कि नॉन यूटिलिटियन बिहेवियर क्या होता है। नॉन यूटिलिटियन का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि बिना कोई स्वार्थ के एक्टिविटीज़ वगैरह करना। जैसे कि अगर आप देख सकते हो कि मेसोलिथिक पीरियड के टाइम पे जो लोग हुआ करते थे वो क्या है, पत्थरों पर मतलब ड्राइंग वगैरह बनाते थे। क्या उस टाइम पे कोई क्या उन्हें पैसा वगैरह मिलता था? नहीं मिलता था। वो खुद के एंजॉयमेंट के लिए, खुद को अच्छा लगता था उनको, उन सब चीज़ों के लिए वो करते थे ना, बिना कोई रिवॉर्ड के। क्या उन्हें चित्र बनाने का कोई पैसा वैसा मिलेगा, वैसा कुछ नहीं था ना। तो वही है कि इसी को ही कहा गया है कि नॉन यूटिलिटियन बिहेवियर ऐसा मतलब एक्शन होता है जो कि मोटिवेट करता है खुद को, बिना कोई दूसरे के फ़ायदे के, बिना मतलब खुद को अच्छा लगता है करना, ना कि हम किस सोसाइटी में दिखावा कर रहे किसी चीज़ से रिलेटेड, ऐसा कुछ नहीं है। वो खुद के चीज़ों के लिए क्या है वो मतलब क्या करते थे, आर्टिस्टिक वगैरह करते थे, ट्रेडिशनल और रिचुअल्स में पार्ट्स लिया करते थे, साथ साथ लग्जरी वगैरह, एक्सपेंसिव ब्रांड्स वगैरह यूज़ करना वो खुद के लिए करते थे, बिना कोई शो ऑफ किए, बिना दूसरों को। तो ये तो था कि नॉन यूटिलिटियन बिहेवियर आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं जो कि थर्ड टॉपिक क्या है, पैथोलॉजिकल रॉक आर्ट और कलर्स क्या होते हैं। पैथोलॉजिकल रॉक एंड कलर्स। तो पैथोलॉजिकल रॉक आर्ट इज बिलीव टू हैव बीन ए पार्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनीज एंड रिचुअल। जो पैथोलॉजिकल आर्ट रॉक आर्ट हुआ करता था उस टाइम पे, इसको क्या माना गया है कि ये एक पार्ट है किसका, अलग अलग रीति रिवाज का, और जो भी सेरेमनीज उस टाइम पे समारोह हुआ करता था उन सब का क्या है, ये पार्ट है पैथोलॉजिकल रॉक आर्ट। ये आर्ट सिर्फ क्या है डेकोरेटिव के लिए, मतलब चीज़ों को डेकोरेशन के लिए ही यूज़ नहीं किया जाता था, लेकिन ये एक प्ले रोल करता था कम्युनिटी के, जो उनकी बिलीव्स वगैरह में, उन चीज़ों पे वो बिलीव करते थे और सब चीज़ों को फॉलो करते थे। सिर्फ एक प्रकार का कोई सजावट की चीज़ों के लिए यूज़ नहीं होता था। एक्सप्लेनेशन के अगर हम देखें कि रॉक पेंटिंग मतलब जो रॉक आर्ट और कलर्स में मतलब किस किस चीज़ों का यूज़ किया जाता है, जैसे कि एनिमल को डेपिक्शन मतलब एनिमल के बारे में बताते थे, जिसमें कि दिस में हैव रिप्रेजेंट करते थे उनकी हंटिंग रिचुअल्स को, साथ साथ क्या करते थे वो स्पिरिचुअल गाइड्स भी करते थे। एनिमल्स को रोक पाया मतलब पत्थरों के ऊपर जो लोग किसका एनिमल्स वगैरह का चित्र वगैरह बनाते थे ना उस टाइम पे, जो पीपल वो क्या रिप्रेजेंट करते थे, जो उनकी शिकारी से रिलेटेड जो भी उनकी रीति रिवाज हुआ करती थी उस टाइम पे वो उनको रिप्रेजेंट करते थे। साथ साथ ये क्या स्पिरिचुअल गाइड भी हुआ करता था, और मतलब खुद के मन को शांति वगैरह, आत्मा को ऐसा उस टाइम पे गाइड हुआ करता था। मतलब उनके लिए वो क्या एक प्रकार का एक रिवाज फॉलो मतलब हुआ करता था जो उनको शांति देता था। उसके बाद में आता है एब्स्ट्रैक्ट सिंबल। एब्स्ट्रैक्ट सिंबल में क्या है, दिस मे हैव रिप्रेजेंट कॉस्मोलॉजिकल बिलीफ और मैथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। माना जा एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स क्यों कहा जाता है, माना जाता है कि ये रिप्रेजेंट करता है कॉस्मोलॉजिकल बिलीफ। कॉस्मोलॉजिकल बिलीफ मीन्स क्या होता है, मतलब जो यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड में उसकी रचना कैसी हुई थी, उसका ओरिजिन क्या हुआ था, कैसे यूनिवर्स क्रिएट हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में मतलब वो विश्वास उनको रिप्रेजेंट करता है। साथ साथ में मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट क्या होता है कि लोगों का मतलब कैसे नेचर का एग्जिस्टेंस हुआ, उसके बाद में सच्चाई क्या है, सब नॉलेज वगैरह के बारे में ये क्या हो गया मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट हो गया ये। उसके बाद में आता है केव पेंटिंग। दिस वेयर ऑफन क्रिएटेड टू बी सीन बाय लैम्प लाइट इन रिमोट चैम्बर ऑफ डार्क केव्स। तो ये जो पेंटिंग हम देख सकते हैं जो कि क्रिएट की गई थी, अक्सर इसको हम देख सकते हैं कहाँ पर, लैम्प लाइट इन रिमोट चैम्बर्स ऑफ डार्क वेव्स में हम इसको देख सकते हैं। इसके बाद में आता है एनग्राफ्ट स्टोन्स। एनग्राफ्ट स्टोन्स मीन्स क्या होता है, चित्र करना स्टोन के ऊपर, इसको यूज़ किया, ये प्रकार सिंबॉलिक आर्ट को प्रोड्यूस करता है। वो उनकी जो आर्ट होती है ना उनको चीज़ों को दर्शाता है। फिर उसके बाद में वो उस टाइम पे क्या हुआ था, तो पत्थर में ना वो फीमेल की जो फर्टिलिटी में जो वीनस फिगर्स हुआ करती थी ना उसको दर्शाता है। अगर आप लोग ने देखा होगा जो पिक्चर्स वगैरह किससे रिलेटेड, ये वाली जो ह्यूमन फिगर से रिलेटेड, वहाँ पर फर्टिलिटी से रिलेटेड वहाँ पर चीज़ों को दर्शाया जाता है, वुमेन को रिप्रेजेंट करता है, उनकी वीनस मतलब फर्टिलिटी को क्या है वो रिप्रेजेंट करता है। फिर उसके बाद में आता है जो कि थर्ड टॉपिक है, जो क्या है सेकेंड टॉपिक, जो कि क्या था हमारा मेसोलिथिक के बारे में, जो जिसमें हमने क्या क्या देखा था, रॉक आर्ट
रॉक आर्ट्स को क्यों बनाया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। अब आया पार्ट जो कि सेकेंड ही टॉपिक हो गया, कौन सा, मेसोलिथिक के बारे में। फर्स्ट हमने देखा कौन सा, पैथोलिटिकल लाइफ फेज और क्या क्या उनकी सेटलमेंट थी। जो तुम्हारा फर्स्ट टॉपिक हो गया पूरा कवर, जिसमें कि हमने कौन कौन से पॉइंट्स देखे, जिसमें हमने देखे हंटिंग वाला देखा, साथ साथ में हमने नॉन होटेलियर बिहेवियर्स देखा, पैथोलिटिकल रॉक आर्ट एंड कलर्स देखा। ये सब हमने किस में देखा, पैथोलिटिकल लाइफ एंड सेटलमेंट में देखा। अब आता है मेसोलिथिक। अब हम जानते हैं कि मेसोलिथिक क्या होता है। तो मेसोलिथिक के बारे में हमने यूनिट 2 में हमने अच्छे से जान लिया था कि मेसोलिथिकल कल्चर क्या होता है, कहाँ इसके फाउंड किए जाते हैं, इसकी पेंटिंग्स हमने यूनिट में अच्छे से देखा था, जो कि भीमबटका हो गया और एदमगढ़ वगैरह चीज़ों पे क्या मेसोलिथिक के आर्ट्स वगैरह फाइंड किए गए हैं। अभी थोड़ी सी इसकी साइट्स वगैरह को भी हम डिस्कशन करते हैं। तो मेसोलिथिकल पीरियड क्या है, इसको क्या माना जाता है, मिडल स्टोन एज माना जाता है, जो कि किसके पीरियड के बीच में होता है, ये ओल्ड स्टोन एज और न्यू स्टोन के बीच का पीरियड होता है। कौन सा, मेसोलिथिकल पीरियड। और यहाँ पर ना एक पत्थर फाइंड किया गया था जो कि स्मॉल टोन्स के, तो क्या कहा जाता है, माइक्रोलिथ्स कहा जाता है, जो कि स्मॉल छोटे छोटे पत्थर वहाँ पर फाइंड किए गए थे। कहाँ पर, मेसोलिथिकल पीरियड के टाइम पे, जो कि किसके बीच का पीरियड है, और मतलब ओल्ड स्टोन एज मीन्स पैथोलिटिकल से लेकर न्यूलिथिकल पीरियड के टाइम का बीच का जो पीरियड है वो क्या है, मेसोलिथिकल पीरियड है। वहाँ पर एक छोटा सा पत्थर फाइंड किया गया था, वो कौन सा था, माइक्रोलिथ था। तो इस टाइम पे पीपल क्या होते हैं, हंटर गेदर्स होते हैं। लेकिन जो एंड ऑफ द पीरियड, मतलब जैसे जैसे इनका मतलब जो स्टार्टिंग पीरियड से ख़त्म होने आता है, वो क्या शुरुआत करते हैं, खेती बाड़ी स्टार्ट करते हैं, साथ साथ एनिमल्स को पालना वगैरह मतलब स्टार्ट करते हैं। अब हम जानते हैं मेसोलिथिक का है, तो हमने मेसोलिथिक का डेफिनेशन जाना। अब हम इसके कुछ फीचर्स वगैरह, जैसे कि रॉक आर्ट साइट कौन कौन सी थी किसकी, मेसोलिथिक की, जैसे कि भीमबटका रोक सेटर जो कि इंडिया में है, जो कहाँ पर लोकेटेड है, मध्य प्रदेश इंडिया में है। ये केव पेंटिंग, इसका टाइम पीरियड की हम बात करें तो पैथोलिटिकल से लेके हिस्टोरिकल पीरियड तक ये पूरा दर्शाता है। इस पेंटिंग क्या डिपिक्ट करता है, हंटिंग को बारे में बताता है, जो भी उनकी शिकारी से रिलेटेड पिक्चरों को दर्शाता है, डांसिंग वगैरह पिक्चर्स होती है उनके बारे में बताता है, एनिमल्स के बीच में फाइटिंग वगैरह होती है, इन सब चीज़ों के बारे में भी यहाँ पर दिखाया गया है। साथ साथ में जो भी उनका रीति रिवाज है वुमेन के साथ में, ये सभी चीज़ें क्या है, दिखाई गई है मूवमेंट्स के साथ में। शो इन मूवमेंट मतलब कोई एक्शन वगैरह के साथ में दिखाई गई है, जो कि हम अगर जो मध्य प्रदेश में भीमबटका रॉक शेल्टर में अगर हम देखेंगे, वहाँ पर केव वगैरह में सब कुछ क्या है, इन सभी चीज़ों को क्या है वो दर्शाया गया है। उसके बाद में साथ में सेकेंड जो आर्च मतलब रॉक साइड सेकंड कौन सी है, स्पेन, जो कि स्पेन में है, जहाँ की फेमस है किसके लिए, वो वेल प्रिजर्व पॉलीक्रोमा पेंटिंग के लिए। पॉलीक्रोमा पेंटिंग के लिए मीन्स रंग बिरंगी जो भी पेंटिंग होती है, जैसे कि बाइसन मीन्स क्या होता है, सांड वगैरह हो गया, ये अदर एनिमल्स हो गए, जो कि ये सब चीज़ें को कहाँ फाइंड की जाएगी, मतलब ये जो कि स्पेन है, स्पेन अल्टामिरा केव जो कि कहाँ पर है, स्पेन में है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है किसके लिए, अलग अलग रंग बिरंगी पेंटिंग के लिए। किसकी, बाइसन हो गए, अदर एनिमल्स। बाइसन का मीनिंग क्या होता है, सांड, ठीक है। इन सभी चीज़ों की क्या है, ये अलग अलग पेंटिंग वगैरह कहाँ जो फेमस है, कहाँ पर है, स्पेन में, जो कि किधर है, स्पेन में अल्टामिरा केव में। उसके बाद में आता है अदमगढ़ एंड पंचमारी, जहाँ जो वो कहाँ पर है, सतपुरा में है, जो कि इंडिया में है। ये भी क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, रॉक साइट्स इंडिया में है। अदमगढ़, भीमबटका और पंचमरी, ये सब क्या है, इंडिया की साइड से। साथ साथ धरकी चंटन छत्तीसगढ़ और अदर बहुत सारी साइट्स वगैरह है, कहाँ पर, हजारीबाग में, ये सब। पर इन सभी में से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट कौन सी है, भीमबटका, मतलब जो भीमबटका रॉक शेल्टर है, ये मोस्ट फेमस साइट है किसकी, मेसोलिथिक पीरियड की। इस टाइम पे जो भी रॉक्स वगैरह फाइंड किए गए थे, जो कि कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। वहाँ पर क्या क्या चीज़ें दर्शाई जाती है, अगर रॉक पेंटिंग की मतलब पेंटिंग की अगर बात करें, वहाँ पर दिखाए जाते हैं हंटिंग वगैरह है, उनकी शिकार से चीज़ें दर्शाई गई है, डांसिंग स्टेप दिखाए गए हैं, एनिमल्स के एक दूसरे के साइड में फाइटिंग दिखाई गई है, उनकी रीति रिवाज क्या हुआ करती थी वुमेन्स के टाइम पर, वो सारी चीज़ें क्या है वहाँ पर एक्शंस के थ्रू क्या है दर्शाया किया गया है। फिर उसके बाद में आता है जो कि मेसोलिथिक का सेकंड टॉपिक है, जो कि क्या है, और सेकंड पॉइंट है केस स्टडी भीमबटका। अभी केस स्टडी भीमबटका में कौन, मतलब भीमबटका में जब पूरी तरीके से पढ़ा था पूरे, मतलब जैसे कि भीमबटका क्या है, रॉक शेल्टर्स की मेसोलिथिक पीरियड की सबसे बड़ी साइट थी, कौन सी, भीमबटका थी, रॉक आर्ट्स की।
तो इसी साइट्स को पूरी तरीके से पढ़ा तो इसमें क्या क्या फाइंड किया गया था कि भीमबेटका सेल्टस कहाँ पर लोकेटेड है, इन द रेजिन डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पर, मध्य प्रदेश की इंडिया में, जो कि मोस्ट सिग्निफिकेंट प्री हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजिक साइट से वर्ल्ड की है। ये केव क्या प्रोवाइड करता है, एविडेंस किसका, ह्यूमन का हैबिटेशन का, डेटिंग बैक टू द प्रोटिकल एज तक। साथ साथ में क्या कंटेन करता है, ओल्डेस्ट नोन रॉक पेंटिंग भी कंटेन करता है। और जो ये भीमबेटका साइट से इसको क्या है डिक्लेयर किया गया है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज भी डिक्लेयर किया गया था। कब किया गया था, 2003 में। अब हम ये तो हमने देखा, छोटा सा डेफिनेशन देखा भीमबेटका का। अब हम इसका देखते हैं कि हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या क्या है भीमबेटका। ये जो साइट्स है मतलब इसमें कितने रॉक शेल्टर्स, जैसे कि 715 ओवर रॉक शेल्टर्स है, साथ साथ में 15 क्या कंटेन करते हैं, इसमें पेंटिंग्स वगैरह है। और ये जो केव है कि अलग अलग टाइप की मतलब अलग अलग प्रीहिस्टोरिक टूल्स भी यहाँ पर फाइंड किया हुआ है। साथ साथ आर्टिफैक्ट्स भी है, पेंटिंग भी है। जो रिलीफ पेंटिंग इसको रिलीव करता है लाइफस्टाइल हो गया, उनके रीति रिवाज हो गए, जो उनकी बिलीव्स हुआ करती थी उस टाइम पे जो वुमेन की, वो सभी चीज़ों को क्या है पेंटिंग के थ्रू दर्शाया जाता है। फिर उसके बाद में जो उनकी थीम्स हुआ करती थी, मतलब कि कौन कौन से थीम्स में जो उनकी पेंटिंग्स हुआ करती थी, जैसे कि हमने अभी स्टार्टिंग में अभी देखा था हमने, जिसमें कि हंटिंग गैदरिंग सीन हुआ करती थी। साथ साथ में डांस और सेलिब्रेशन उस टाइम पे जो करते थे उनकी सीन है। वेफल्स ऑन बैटल जो हुआ करता था उस टाइम पे वो है। डेली लाइफ एंड रिचुअल, साथ साथ में एनिमल्स के फिगर कौन कौन से, टाइगर्स के दिखी जा सकती है, एलिफेंट हो गया, बाइसेंस हो गया, हॉर्सेस हो गया, इन सभी चीज़ों की फिगर्स क्या है हम देख सकते हैं भीमबेटका में। फिर उसके बाद में आता है एक्सकवेशन, खुदाई के समय क्या क्या वहाँ पर चीज़ें का मतलब क्या क्या चीज़ें वहाँ पर फाइंड की गई थी, कौन कौन से फीचर्स है। फर्स्ट तो हम क्या एक्सकवेशन का एक डेफिनेशन देखते हैं। जो एक्सकवेशन है मेसोलिथिक पीरियड का साइट्स को क्या प्रोवाइड किया गया, वैल्यूएबल इंसाइट्स कहा गया है। लाइफ स्टाइल उस टाइम की ह्यूमन कम्युनिटीज़ का हुआ करता था। ट्रांजिशन पीरियड किसके एज का था, ट्रांजिशन पीरियड ही है। ओल्ड स्टेन से लेके न्यू स्टोन एज का ये ट्रांजिशन पीरियड है। अगर हम सिंपली अगर मेसोलिथिक पीरियड की अगर बात करें तो ये कौन सा है, 10,000 BC से लेकर 5000 BC के बीच का पीरियड है ये, जहाँ की ह्यूमन बीइंग एंड गैदरिंग ये पूरी तरीके से क्या है धीरे धीरे क्या है ये एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन में जब भी खत्म होने आने का पीरियड क्या है किसका स्टार्ट करने लगे उन लोग, एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन का धीरे धीरे वो स्टार्ट करने लगे। जब पूरा मेसोलिथिक पीरियड का क्या एंडिंग स्टार्ट हो गया। एंडिंग के बाद में कौन सा पीरियड आ गया था, न्योलिथिक पीरियड टाइम आ गया था, जहाँ की हम लोगों ने देखा था कि न्योलिथिक पीरियड में एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो चुका था, साथ साथ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वगैरह भी स्टार्ट हो गया था। अब हम जानते हैं कि फीचर्स कौन कौन से मेसोलिथिक एग्जीक्यूशन में, जिसमें कि क्या क्या फाइंड किए गए थे खुदाई के टाइम पे। जब मेसोलिथिक टाइम है जो खुदाई की गई थी उस टाइम पे क्या क्या मतलब उस पीरियड में फाइंड किए गए थे। माइक्रोलिथ टूल जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है मेसोलिथिक का पीरियड का, कि वहाँ पर छोटे छोटे पत्थर फाइंड किए गए थे, जो कि स्मॉल छोटे छोटे पत्थर थे, एकदम शार्प पत्थर से, जहाँ इसको क्या कहा जाता है माइक्रोलिथ कहा जा सकता है। साथ साथ में इसी को क्या है यूज़ किया जाता था एरोस के लिए और ब्लेड्स और कंपोजिट टूल्स के लिए, मतलब इन पत्थरों को यूज़ किया जाता था। एरो मतलब शिकार करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए क्या इस पत्थर को यूज़ किया जाता था। और ये दिस टूल वेयर मोर एडवांस एंड इफिशिएंट कंपेयर टू अर्लियर पैथोटिकल टूल्स। लेकिन जो ये कौन सा माइक्रोलिथ टूल्स है ये क्या है ज़्यादा एडवांस है, जो कि पैथोटिकल टाइम में जो टूल्स वगैरह फाइंड हुए थे ना, ये इससे थोड़ा सा एडवांस है, थोड़ा सा शार्प और इफिशिएंट है। मतलब यूज़ कर सकते हैं उनके हंटरिंग गैदरिंग करने, शिकार करने के लिए, फूड मतलब ऑब्टेन करने की चीज़ों को क्या यूज़ कर सकते हैं, मतलब थोड़ी सी वो क्या एडवांस और शार्प टाइप के थे। उसके बाद में आता है ड्वेलिंग स्ट्रक्चर्स, उनका मतलब रहने का जो स्थान था वो कैसा हुआ करता था। तो सबूत के अनुसार क्या पाया गया है ये कि सेमी परमानेंट हुआ करते थे। साथ साथ में हैज़ बीन फाउंड इन सम मेसोलिथिकल साइट सजेस्टिंग मोर सेटल वे ऑफ लाइफ। ये क्या हुआ करते थे, सेमी परमानेंट हुआ करते थे कुछ समय के लिए। क्या है मतलब वैसे तो ये नॉन परमानेंट हुआ करते थे, टेम्परेरी सेटलमेंट हुआ करते थे, पर लेकिन ये कहाँ पर सेटलमेंट हुआ करते थे, जहाँ रिवर वगैरह हो, जहाँ आसपास केव्स वगैरह वहाँ पर सेटलमेंट हुआ करते थे। साथ साथ कहाँ से वो ऑब्टेन कर सके फूड को उस पर डिपेंड करता है। लेकिन इसको सेमी परमानेंट क्यों कहा गया है, सेमी परमानेंट इसलिए कहा गया है
ये पूरी तरीके से क्या सीजन्स पे डिपेंड हुआ करते थे, कौन से सीजन्स पे कौन सा फ्रूट्स वगैरह ये सब चीज़ों पे क्या पूरी तरीके से डिपेंड हुआ करते थे। इसको सेमी परमानेंट कहा गया है। अगर उस चीज़ जगह पे किस चीज़ की कमी हो जाती थी तो वो क्या है दूसरी प्लेस पे क्या है वो मूव ऑन हो जाते थे, मतलब 3 या 4 साल वो डिपेंड रहते थे, उसके बाद में वो क्या मूव हो जाते थे, इसलिए क्या है इनको सेमी परमानेंट भी कहा गया है। इसमें कि सम साइड का इंडिकेट करता है सीजनल ऑक्यूपेशन होता है, साथ साथ में जहाँ की वो एक जितनी भी उनकी ग्रुप हुआ करती है, ठीक है, वो क्या है एक जगह से लेकर दूसरी जगह पे क्या मूव होते हैं, फूड के अनुसार मूव होते हैं, कौन सी जगह पे कौन सा फूड अवेलेबल है वो उसी मतलब उसके अकॉर्डिंग वो हिसाब से क्या है वो एक जगह से लेकर दूसरी जगह पे वो जाते हैं। फिर उसके बाद में आता है थर्ड आता है बरियल प्रैक्टिसेस, कौन कौन सी थी जो कि इसी का पार्ट से बरियल प्रैक्टिस थी जब खुदाई के समय क्या क्या मिला था मेसोटिकल पीरियड में, थर्ड क्या मिला था बरियल प्रैक्टिस, जो कि डेड बॉडीज़ को वगैरह को वो गाड़ा करते थे कुछ गुड सामानों के साथ में, वो भी फाइंड की गई थी, जहाँ की वुमेन को क्या है अलग अलग चीज़ों के साथ में गाड़ा जाता था, साइड ओकर कव बॉडीज़ को मतलब ये सब चीज़ों को क्या है वो गाड़ा जाता था और विश्वास रखते थे वो किसके ऊपर आफ्टर लाइफ पूर्व जन्म की चीज़ों के ऊपर भी क्या है वो बिलीव करते थे। तो देखा गया है कि कुछ स्केलेटन्स किसको शो करते थे, जो हड्डी वगैरह होती है ना स्केलेटन्स क्या होती है वो किसको दर्शाते हैं, इंजुरीज डिसीजस और न्यूट्रिशनल स्टेटस वगैरह को क्या है वो दर्शाते हैं। उसके बाद में फोर्थ क्या है क्या मिला गया था फूड और सब्सिस्टेंट एविडेंस क्या क्या मिले गए थे, और इसमें कि एग्जीबिशन रिवील करता है रिमेन ऑफ 100 एनिमल, कौन कौन से बॉर्स हो गए, फिश हो गए, डेट्स हो गया, साथ साथ फ्रूट्स और नट्स और सीड्स वगैरह भी वहाँ पर फाइंड किए गए थे, इनके भी सभी चीज़ों के सबूत मिले थे। उसमें से एक सबूत क्या था ग्राइंडिंग स्टोन्स, मतलब जहाँ की ग्राइंडिंग कर सके, जहाँ की मतलब ऐसा पत्थर जहाँ की चीज़ों को पीस सके खाने को, और मतलब पत्ते वगैरह जो भी उनके फूड्स वगैरह हुआ करते हैं सब चीज़ों को क्या है वो पीस सके, ये ऐसा पत्थर भी वहाँ पर क्या है मिला था। उसके बाद में फिफ्थ आता है रॉक आर्ट एंड कल्चरल आर्टिफैक्ट, कौन कौन से आर्ट्स वगैरह मिले थे उसके टाइम खुदाई के समय और आर्टिफैक्ट्स वगैरह, तो केव पेंटिंग और एग्राविंग फाउंड साइट कौन कौन से, जैसे कि भीमबेटका सबसे फेमस साइट है, अल्तामिरा जो स्पेन में है, ये क्या है एक झलक प्रोवाइड करता है पूरी तरीके से मेसोटिकल सिंबॉलिक और हंटिंग प्रैक्टिस का, और उनके सारे उनकी लाइफ स्टाइल कैसी थी, उनके रीति रिवाज कौन से थे, उनकी बैटल्स वगैरह सबको क्या है वो एक इंसाइट मतलब व्यू देता है पूरी तरीके से मेसोटिकल पीरियड टाइम का रॉक आर्ट के थ्रू या कल्चर आर्टिफैक्ट्स के थ्रू। फिर उसके बाद में आता है बीड्स सेल ऑर्नामेंट एंड बॉल टॉस, जो बीड्स हो गए और सेल जो ऑर्नामेंट मतलब ज्वेलरी वगैरह जो उस टाइम पे हुआ करती थी, ये सब क्या इंडिकेट करता है क्राफ्ट्समैनशिप और पॉसिबली ट्रेडमार्क नेटवर्क, मतलब उनकी चित्रकारी को क्या है वो दर्शाता है। क्राफ्ट्समैनशिप क्या होता है शिल्पकार होता है, एक आर्टिस्ट होता है, इन सब चीज़ों को क्या है वो दर्शाता है। उसके बाद में आता है जो डी अलग टॉपिक है, जो कि फोर्थ टॉपिक है डी, जिसमें क्या है रॉक पेंटिंग। उस टाइम पे कौन कौन सी रॉक पेंटिंग हुआ करती थी, अब हम देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक जानेंगे कि रॉक पेंटिंग की थीम्स वगैरह क्या थी, इनके सब्जेक्ट्स वगैरह क्या थे, टेक्निक कौन सी थी, कलर्स कौन से यूज़ करते थे, क्या क्या इसके कल्चर्स होते, क्या क्या रीति रिवाज के फ़ायदे वगैरह क्या क्या इनके होती थी, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे अभी रॉक पेंटिंग में। तो रॉक पेंटिंग हमने देखा जो कि भीमबेटका में फाइंड की गई है, ठीक है, वहाँ पर फाइंड किया गया है। साथ साथ में वो किस चीज़ की मतलब बताते थे, इसमें कि हंटिंग के बारे में बताया करती थी, फोटोज़ मतलब पेंटिंग वगैरह दर्शाती थी, साथ साथ में जो बैटल्स वगैरह उनकी रीति रिवाज जो भी हुआ करता था उस टाइम में, सब चीज़ों को क्या है वो डेपिकेट करता में दर्शाता है। तो इसमें उनके थीम्स और सब्जेक्ट क्या हुआ था हम वो देखेंगे। तो थीम्स और सब्जेक्ट क्या है, हंटिंग सीन्स हुआ करती थी एनिमल्स के साथ में, कौन कौन से एनिमल्स हुआ करते थे, डियर्स हुआ करते थे, बाइसन्स, ये सब क्या हुआ पर ये सब एनिमल्स हुआ करते थे। साथ साथ में ह्यूमन की फिगर्स को भी दर्शाते थे, उनकी पोस्टर्स वगैरह को, जैसे कि रनिंग हो गया, डांसिंग, ये सब के ह्यूमन फिगर्स से ये सब चीज़ों को भी दर्शाते थे। साथ साथ में क्या है वो डेली लाइफ जैसे कि गैदरिंग फूड और रिचुअल, इन सभी चीज़ों को भी क्या है रॉक पेंटिंग के थ्रू क्या है दर्शाया जाता था। फिर उसके बाद में आता है एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स एंड हैंड प्रिंट्स को भी दर्शाया जाता है। उसके बाद में ये सब चीज़ों को बनाने के लिए मतलब मतलब पत्थरों पर जब डिज़ाइन करने के लिए पेंटिंग करने के लिए वो किन चीज़ों का यूज़ करते थे और कौन से कलर्स का यूज़ करते थे, जिसमें कि
नेचुरल पिगमेंट जो कलर, नेचुरल कलर जो हुआ करते, जैसे कि रेड हो गया जो कि एक पत्थर हुआ करता था, और हेमाटाइट उससे वो ऑब्टेन करते थे, येलो ऑक्रेंस हो गया, ब्लैक जो चारकोल, उन सब चीज़ों से कलर क्या है नेचुरली वो ऑब्टेन करते थे। और ये पेंटिंग को कैसे मतलब पेंटिंग वेर मेड यूजिंग फिगर्स, इन सब चीज़ों को कलर यूज़ करते, कौन कौन से कलर्स यूज़ करते थे, रेड, येलो और ब्लैक। ब्लैक कहाँ से ऑब्टेन करते थे, वो चारकोल से ऑब्टेन करते थे। इन सभी पेंटिंग को बनाने के लिए वो किसका यूज़ करते थे, फिंगर्स की यूज़ करते थे और ब्रशेस की इसकी यूजेस करते थे, जो कि रॉक सरफेस पे क्या है वो चित्र बनाते थे। सिंपल आउटलाइन इन्वॉल्विंग इनटू मोर डिटेल एंड नैरेटिव सीन्स, सिंपल अलग अलग आउटलाइंस क्या वो इन्वॉल्व करते थे, डिटेल सीन्स की वगैरह में प्रोवाइड करते थे। उसके बाद में इनका कल्चरल और रिचुअल सिग्निफिकेंस क्या क्या थे, इनका मतलब इन सभी चीज़ों को वो दर्शाते थे पत्थर पे, रॉक वगैरह पे। इनका मेन क्या होता था, ये क्या है, ये अपनी स्टोरीज वगैरह बताते थे, रिलीजन्स के क्या क्या रिचुअल्स हुआ करते, सब चीज़ों को वो क्या है दर्शाते थे। और कुछ पेंटिंग के उनके पार्ट है किसकी, सेमिस्टाइसिस की प्रैक्टिस वगैरह भी ये फॉलो करते थे। फिर उसके बाद में आता है कि वो ये सब पेंटिंग क्यों बनाया करते थे, इनका काम क्या था पेंटिंग बनाने का, अभी इन सब चीज़ों को जानेंगे। तो पीपल वेयर मेड रॉक पेंटिंग, पीपल क्या है उस रॉक पेंटिंग बनाया करते थे मेसोलिथिक पीरियड के टाइम पे, जो कि किसको दर्शाता है, उनकी डेली लाइफ के बारे में बताता है, उनके कल्चर के बारे में बताता है, सोशल जो प्रैक्टिस वगैरह हुआ करती है उन सब चीज़ों के बारे में बताता है। लेकिन ये क्यों बनाते थे, अब ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये क्यों बना करते थे, वो क्या है, फर्स्ट क्या है, ये एक्सप्रेस करते थे उनके आइडियाज़ और इमोशंस को, ठीक है। क्या फर्स्ट क्या है, वो अपने जो आइडियाज़ को बताते थे, साथ साथ अपने इमोशन को एक्सप्रेस करते थे पत्थरों पे ड्राइंग बनाकर, ठीक है। इसमें कलर कौन कौन से यूज़ करते थे, चारकोल हो गया और आर्कस को, सभी को क्या है वो यूज़ करते थे और कॉम्बिनेट करते थे, और मतलब अपने आइडियाज़ को दर्शाते थे और साथ साथ इमोशन को। और क्या है, रिकॉर्ड करते थे उनके जो भी इवेंट्स वगैरह हुआ करती थी उस टाइम पे, फार्मिंग, डांसिंग, इन सभी चीज़ों को क्या वो रिकॉर्ड करते थे। और ये तो सेकंड हो गया। थर्ड हो गया, रिफ्लेक्ट करता है उनके कल्चर को, पेंटिंग के प्रोवाइड करता है उनकी सोशल लाइफ को और कल्चर जो उस टाइम पे पीपल की हुआ करती है, जो उस टाइम पे उस जगह पर रहते थे, उन सब चीज़ों को क्या उनके कल्चर के बारे में बताता है। फिर उसके बाद में आता है टू ब्रिंग गुड फॉर्च्यून, टू ब्रिंग मतलब एक अच्छे लक के लिए भी वो क्या है बनाया करते थे। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट बिलीव करते थे कि पेंटिंग क्या है क्रिएट करती थी, उनका एक स्पिरिचुअल एक्सरसाइज के तरह पे क्या है वो क्रिएट करते थे, मतलब बनाते थे, जो कि वो मानते थे कि वो उनकी गुड लक, एक अच्छा तकदीर के लिए, मतलब वो सब चीज़ों के लिए भी पत्थर में बनाया करते थे, खुद के एक बिलीव के लिए भी, ठीक है। ये तो हमने जाना पूरी तरीके से कौन सा यूनिट से देखा, जो कि हंटिंग गैदरिंग के बारे में था। हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी कौन कौन सी हुआ करती थी, उसमें हमने देखा कौन सा, फर्स्ट देखा पॉलिटिकल लाइफ, वेज एंड सेटलमेंट पैटर्न देखा। सेकंड टॉपिक कौन सा था, मेसोटिकल के बारे में देखा, जिसमें हमने डिटेल में जाना कौन कौन से रॉक साइट्स जाने, केस स्टडी भीमबेटका जाना, एक्सकवेशन जाना, फिर क्यों पेंटिंग्स बनाई जाती है, रॉक पेंटिंग्स क्या क्या है, कौन से कलर्स यूज़ किए जाते हैं, इन सभी चीज़ों को हमने देखा, ठीक है। अगर आप ये चीज़ों को देखा, अगर आपको कुछ भी अगर डाउट हो अभी इस वीडियो से रिलेटेड या कोई भी टॉपिक से रिलेटेड, अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो, अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको कौन सी चीज़ें समझ में नहीं आई, कौन सा टॉपिक आपका क्लियर नहीं हुआ है, तो मुझे कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है। कुछ भी डाउट हो, क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना है। और जिन लोगों ने यूनिट 2 या यूनिट 1 नहीं देखा हो तो प्लीज़ एक बार वो वाला वीडियो देखना है, ताकि आप क्या है यूनिट 3 को अच्छे से समझ सको। क्योंकि अगर आपका फर्स्ट जो टॉपिक क्लियर होगा तभी आप क्या है दूसरे टॉपिक को भी आप क्या समझ सकोगे, इसलिए आपको क्या है यूनिट 2 आपको जरूर देखना है। यूनिट 1 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको स्किप भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि एग्जाम में यूनिट 1 से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछे जाते हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। आपको मैं यूनिट 2 से आपको स्टार्ट करना अपना प्रिपरेशन, तो यूनिट 2 आपको वीडियो आपको जरूर देखना है, जो कि मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। साथ साथ मैंने BHIC का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूंगी, साथ साथ इन आंसर्स के साथ भी प्रोवाइड करूंगी, और आप मेरे चैनल पर इसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हो। आपको इस पूरे वीडियो का जो भी मतलब टॉपिक जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसका नोट मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, जिससे आपको क्या है पूरे वीडियो का ये सब टॉपिक्स के क्या आपको नोट्स मिल जाएंगे और आप याद कर सकोगे। तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। कुछ भी डाउट हो, क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना है और शेयर करना है, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ताकि क्या है आपको और ऐसे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और जो भी मैं सर्विस वगैरह अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले आपको क्या नोटिफिकेशन मिल जाए, तो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।